शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, और इसे आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल भी मान सकते हो एक तरह से. जैसे आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो ना डेरिवेटिव्स में, उसी तरह से ये लगता है, लेकिन इसको प्रोडक्ट रूल बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल क्या है कि मान लो हमें दो फंक्शंस दे दिए x के u और v. u इज वन फंक्शन ऑफ x एंड v इज अनदर फंक्शन ऑफ x. x के ही दो फंक्शंस हमें दिए गए हैं, एक फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और हमें u into v का इंटीग्रेशन करना है. तो इनमें से हम एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मानेंगे. u मान लो हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन का काम करेगा और v हमारे लिए सेकंड फंक्शन का काम करेगा. तो जो इंटीग्रेशन है वो कैसे होगा, u into इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस c. ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का. थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन ध्यान से समझो. u है पहला फंक्शन, v है दूसरा फंक्शन. पहला फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस कंबाइंड इंटीग्रेशन. किसका इंटीग्रेशन करना है, पहले वाले का, यानी u का तो डेरिवेटिव, अगेन v का इंटीग्रेशन, वही जो यहाँ आएगा वही चीज, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन. यहाँ dx दो बार आ रहा है. dx दो बार होने का पर्पस क्या है, एक dx इस इंटीग्रेशन का और दूसरा dx इस इंटीग्रेशन का. तो du by dx into इंटीग्रेशन ऑफ v into dx, मतलब पहले v को इंटीग्रेट करना है, जो आएगा उसका, और du by dx के प्रोडक्ट का दोबारा इंटीग्रेशन करना है, और प्लस c. इस तरीके से आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो. कुल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है ना u, इस u का तो आप इसको u कह सकते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, your first function is constant. पहला फंक्शन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कंबाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, किसका, कंबाइंड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx प्लस c. आप इसे इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं. पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखना है, दूसरे का इंटीग्रेशन करके मल्टीप्लाई कर देना है. फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इंटीग्रेशन किसका होगा, पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन dx प्लस c. कुल मिलाकर पूरे प्रोसेस में जो फर्स्ट फंक्शन होगा आपका, उसका तो हम सिर्फ डेरिवेटिव ही करेंगे, और सेकंड वाले का सिर्फ इंटीग्रेशन ही करेंगे. तो अब यहाँ पर बात ये उठती है कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है. ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले में u और v का डिसीजन कैसे होता है, उसके कुछ रूल्स हैं. उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है. सबसे पहली बात, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इट इज अप्लाइड व्हेन वी हैव बीन गिवन टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फंक्शंस ऑफ x. जैसे मैंने कल बताया था ना, साइन इनवर्स x इनटू log x. अब साइन इनवर्स x का log x के साथ कोई लेना देना नहीं है. एक होता है ना मिक्स एंड मैच टाइप क्वेश्चन आ जाए, जब मिक्स एंड मैच टाइप दो चीजों का प्रोडक्ट दे दिया, ना कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो रहा है, ना कोई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो रही है, ना कोई फैक्टर्स बन रहे हैं, दो फंक्शन है, दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है. जैसे हमने दे दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4 दे दिया सपोज, इनटू log x dx, या सिर्फ इतना ही दे दिया, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x. अब साइन इनवर्स x जो है यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर हम एक और फंक्शन 1 मानकर चलते हैं. तो इसके कुछ रूल्स होते हैं. इसके रूल्स में सबसे पहली चीज ये होता है कि द डिसीजन इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू आइलेट रूल. एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं आइलेट रूल.
हम इस आइलेट रूल को फॉलो करके यहाँ ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। इस आइलेट रूल में आई कौन सा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। आई फंक्शन इज नोन एज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एल जो है दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब है एल्जेब्राइक फंक्शन। टी का मतलब हो गया यहाँ सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक, ओनली सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई रेफर्स टू, ई कौन सा फंक्शन होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब एक बार दोबारा से देखो, आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े आई थिंक वो सब के सब जो हैं वो यहाँ कवर हो रहे हैं। आपके सारे फंक्शंस इसमें कवर हो रहे हैं। सबसे पहले है आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, वो आई कैटेगरी में आएंगे। दूसरे नंबर पर आता है एल। एल यानी लॉगरिथमिक, जिनमें लॉग लगा हुआ है, log of x plus 1 and whatever else is given. A का मतलब होता है एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक का मतलब क्या हो गया? द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, स्क्वायर रूट में हो सकता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 एंड सो ऑन, इस टाइप का। टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट, इनके टर्म्स में। और लास्ट होता है ई, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया e की पावर x, a की पावर x, 2 पावर x, 3 पावर x, पावर वाले फंक्शन जिनमें बेस तो कांस्टेंट है लेकिन x जो है वो पावर में प्रेजेंट है। यही 5 फंक्शंस होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यही 5 वैरायटीज होती हैं जिनका कि हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब रूल ये कहता है कि इस आइलेट रूल में जो पहले आएगा वो फर्स्ट माना जाएगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड माना जाएगा। मान लो आपके पास एक इनवर्स का आ रहा है, एक एल्जेब्राइक का आ रहा है। ठीक है, तो इस आइलेट में आई पहले पड़ता है तो इनवर्स फंक्शन को प्रेफरेंस देनी है। इनवर्स फंक्शन फर्स्ट बनेगा, एल्जेब्राइक फंक्शन सेकंड बनेगा। एक लॉगरिथमिक आ गया, एक एक्सपोनेंशियल आ गया, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड बनाएंगे। मतलब आइलेट की कैटेगरी में जो जितना दूर है वो सेकंड के लिए आएगा। ई फंक्शन हमेशा सेकंड फंक्शन ही बनेगा। टी फंक्शन और ई फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले को फर्स्ट बनाएंगे, ई वाले को सेकंड बनाएंगे। इन सब के पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है? लॉजिक ये होता है कि जितने भी फंक्शंस इनवर्स यू फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा मतलब ये है फर्स्ट फंक्शन वो होना चाहिए विच इज इजी टू डिफरेंशिएट, जिसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और सेकंड फंक्शन वो होना चाहिए विच इज इजी टू इंटीग्रेट, जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा। इजी टू इंटीग्रेट, ये दो रूल्स जो हैं इनके बेसिस पर आपको फंक्शन का सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। जिसका डेरिवेटिव आसानी से आता है वो फर्स्ट फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से आता है वो सेकंड फंक्शन। मान लो दो चीजें हैं, दोनों का ही इंटीग्रेशन आसानी से आता है तो आपकी चॉइस होती है, लेकिन फिर भी अगर हम आइलेट रूल को फॉलो करें तो बेटर रहता है, तो आइलेट रूल को फॉलो किया जाता है। मान लो दोनों ही एल्जेब्राइक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि दो अलग अलग वैरायटी मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर दोनों ही एल्जेब्राइक है तो फिर आप देख लो, आप दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन निकालना सबसे आसान है ना, उसको तो इंटीग्रेबल वाले में यानी बी मानना है, और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली क्या मानना है? यू। मतलब आपको सेलेक्ट करना होगा देखकर कि आसानी से किसका इंटीग्रेशन होता है। दो फंक्शन होंगे, ऑब्वियसली दोनों में फर्क मिलेगा। एक ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव तो नॉर्मली सभी के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन एक जैसा आसान नहीं होता। जिसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसानी से निकले वो सेकंड फंक्शन, जिसका मुश्किल से निकले या जो बच गया वो ऑब्वियसली सेकंड फंक्शन। तीसरा पॉइंट होता है इफ ओनली वन फंक्शन इज गिवन,
फंक्शन गिवन है एंड दैट टू इज नॉट इजी टू इंटीग्रेट, और वो भी ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होता। एक ही फंक्शन दिया उसका इंटीग्रेशन आसानी से होता नहीं है, तो इन दैट केस we shall take b equal to 1, तो हम b को 1 मान लेंगे, यानी उस केस में हम सेकेंड फंक्शन को b फंक्शन मानकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो दो फंक्शन कौन कौन से हैं, जिसका इंटीग्रेशन आसानी से निकलता दिखे वो सेकेंड फंक्शन, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली फर्स्ट फंक्शन। दोनों में आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा कैसे क्या करें, तो आइलेट रूल को फॉलो कर लो। आइलेट रूल में जो आगे आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकेंड। आपको दो फंक्शन दिखाई दे, फंक्शन एक ही दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने अभी कहा था साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करो। अब इसमें तो एक ही फंक्शन है सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा है ही नहीं तो हम साइन इनवर्स एक्स इनटू 1 इनटू डीएक्स ऐसे ले लेंगे, ये फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड माना जाएगा। तो ये रूल्स फॉलो करके आप बहुत आराम से ये डिसाइड कर सकते हो कि किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस। सभी जगह अप्लाई होता हो ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के भी इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा ही नहीं पेपर में। ठीक है, तो आपको तो सीधी सीधी सी चीजें ऐसे ही मिलेंगे जिनको आप बहुत आराम से इंटीग्रेट कर पाओगे। पर मेरे बताने का पर्पस ये था कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में पेज नंबर 324 पर एक रिमार्क दिया हुआ है, रिमार्क्स में पॉइंट नंबर 1 देखिएगा जरा। It is worth mentioning that integration by parts is not applicable to product of functions in all cases. For example, the method does not work for root x sin x dx. ठीक है, और इसका कारण क्या है, ऐसा कोई फंक्शन होता ही नहीं जिसका डेरिवेटिव रूट एक्स इंटू साइन एक्स आता हो। एक फंक्शन रूट एक्स, एक फंक्शन साइन एक्स, आप इसको बाय पार्ट मेथड से भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि थ्रू आउट मैथ्स ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करने से रूट एक्स इंटू साइन एक्स आता हो। तो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा कि आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि किसको फर्स्ट लें और किसको सेकंड लें, या आंसर नहीं निकलेगा। You will be able to decide it very easily yourself. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आराम से आपके आंसर जो है वो निकलेंगे। इसी में फिर एक हायर टाइप, हायर भी नहीं बोलेंगे उसको, एक स्टेप एक्स्ट्रा होकर पेपर में आता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ज्यादातर कंसर्न है। इसमें होता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है, e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। मतलब एक फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, और दूसरे में दो चीजें हैं जिनमें से एक फंक्शन है और दूसरा उसी का डेरिवेटिव आपको पहले से दिखाई दे रहा है। मतलब एक तो फंक्शन ही है और दूसरा जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव है। ऐसे केसेस में एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर आप बहुत इजीली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एक तो फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, तो बाय पार्ट जब हम एक के ऊपर लगाएंगे ना, हम उसको सबसे पहले तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो अलग अलग किया तो ये चीज आ गई। अब देखो यहाँ ये fx हमारा फर्स्ट है, dx हमारा सेकंड है। क्यों है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां भी दिखेगा उसको हमेशा सेकंड फंक्शन मानते हैं। इस फंक्शन पर आप बाय पार्ट मेथड अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन यानी fx कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। देखो सेकंड आगे लिखा हुआ है, फर्स्ट पीछे लिखा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं होता जो आगे लिखा है वही फर्स्ट और जो पीछे लिखा है वही सेकंड। आप डिसीजन लो, आप लिख दो उसके नीचे ये हमारा फर्स्ट है ये हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट फंक्शन fx कांस्टेंट, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन यानी dx dx माइनस,
फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव यानी f डैश x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन इनटू dx प्लस c। ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन बाय पार्ट्स। और आगे dx f डैश x dx पहले से आ रहा है। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये तो fx e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x की होता है माइनस f डैश x e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x dx और आगे क्या है प्लस c प्लस ex f डैश x dx। आप खुद देख सकते हो ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये क्वांटिटी इसके बराबर है। ये दोनों कट जाएंगे और दोनों के कैंसलेशन से आपके पास जो इसका आंसर बनेगा ना, आंसर आएगा ex into fx plus c। ठीक है, ये आंसर मिलेगा। पर ये सिर्फ उन केसेस में जहां फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं, किसके साथ, e पावर x के साथ। तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो प्रैक्टिस के बाद तो डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। बिना प्रैक्टिस के डायरेक्ट आंसर देने का रिस्क लेना नहीं चाहिए। डेरिवेटिव वाले पार्ट को छोड़कर बाकी पर बाय पार्ट लगा दो, जो कटना होगा अपने आप कट जाएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो चलेंगे, ठीक है। और एलिमेंट्स की बुक में 9.7 9.8 दो एक्सरसाइजेज हैं, इस मेथड पर बेस्ड हैं। और ये जो मैंने अभी बाद में मेंशन किया ना, जिसको fx प्लस f डैश x वाला केस, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। 2020 के पेपर में ये तीनों सेट्स में आया हुआ था ये क्वेश्चन इस टाइप का। तो बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब आते हैं एग्जैक्टली हम अपनी एक्सरसाइज पर। देखो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे नहीं तब तक कोई भी नई चीज समझ में नहीं आती है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेट x into sin 3x dx। आपको इंटीग्रेशन निकालना है x मल्टीप्लाइड बाय sin 3x dx। एक तो है x क्वांटिटी, ये तो हो गया अलजेब्राइक, ठीक है। और दूसरा है sin 3x, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट के हिसाब से a वाला फर्स्ट माना जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला सेकंड माना जाएगा। आपके पास ये वाले दो आए ना, तो अलजेब्राइक को फर्स्ट लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेना है। तो उसके हिसाब से आप मेंशन कर दीजिए x बनेगा फर्स्ट और sin 3x बनेगा सेकंड। तो ये फर्स्ट और सेकंड का डिसीजन हो गया। अब इसके बाद आप लगा दो इस पर फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन यानी x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x dx माइनस, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx प्लस c। अब ये तो हो गया x, sin 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस 4 अपॉन 3। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस 4 3x बाय 3। फिर से इंटीग्रेशन dx बाय dx कितना बना, dx upon dx is 1। इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x अगेन माइनस 4 3x बाय 3 dx प्लस c। ये आ गया माइनस x cos 3x अपॉन 3। ये तो मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x अपॉन 3 dx प्लस c। आप चाहो तो इस c को भी बाहर लिख सकते हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा चीजें हो, एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स हो, उनको बाहर ले लेना चाहिए, उससे कंफ्यूजन नहीं होता। तो माइनस x cos 3x प्लस 3 प्लस 1/3। अब आपको लेना है cos 3x का इंटीग्रेशन। cos 3x का इंटीग्रेशन आएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c। कुल मिलाकर द आंसर बिकम्स माइनस x cos 3x बाय 3 प्लस sin 3x बाय 9 प्लस c। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल नई चीज है, नया कंसेप्ट है, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, और ये हमेशा ही पहली बार 12th क्लास में जाके आता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट है तो बताइए मुझे, मैं आगे फिर उसके हिसाब से बढ़ूंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ मुझे मैसेज करके बताना बेटा, बोलकर नहीं, मैसेज करके बता दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
5 और 6 हो जाएगा। 6th क्वेश्चन जो है मैं इसे ले रही हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 है x स्क्वायर log x। I hope there are no doubts. Still, if you are having any doubts, you can consult me after the class. तो x स्क्वायर log x हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log x dx. Again, we have to decide which one should be taken as first and which one should be taken as second. अब यहाँ हम देखें तो आइलेट कैटेगरी में एक फंक्शन तो है लॉगरिथमिक, जिसको आप log x बोलोगे, और एक फंक्शन है अलजेब्राइक व्हिच इज x स्क्वायर। तब दोनों में देख लो, ये आगे आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ log x होगा और सेकंड फंक्शन x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आगे पीछे हो सकते हैं फंक्शंस, आपको डिसाइड करके सही निकालना है। चाहो तो इसको सीधा करके लिख भी लो ताकि, और नहीं तो फिर नीचे मेंशन कर सकते हो। Now first function यानी log x constant integration of x square dx minus derivative of first function यानी derivative of log x integration of x square plus c। यहाँ ये 2 बार dx आएगा, ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है लगाने के लिए। 2 बार dx क्यों आ रहा है? एक dx अंदर वाले इंटीग्रल का और एक dx बाहर वाले इंटीग्रल का, दो इंटीग्रेशन है, इसलिए 2 बार dx लिखा हुआ है। अब ये तो log x ही आएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर आएगा x क्यूब अपॉन 3 dx plus c। So it becomes x cube log x upon 3 माइनस 1 by 3 एक्स्ट्रा है, उसको बाहर निकाल लो, x cube upon x बचा x square dx plus c। So now the answer is x cube log x upon 3 minus 1 by 3, फिर से x square का इंटीग्रेशन यानी x cube upon 3 plus c, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। कुल मिलाकर ऐसे सभी क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन सिर्फ एक फंक्शन का चलता है जो सेकेंड वाला होता है, तो उसे सॉल्व करना कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बनता, हम आराम से कर पाते हैं उसको। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये एक जैसे हैं। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9। The ninth one is x cos inverse x dx, x into cos inverse x dx। ऑब्वियस सी बात है, जब cos इनवर्स x आ गया ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही माना जाएगा। तो cos इनवर्स x को हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, x को मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो cos इनवर्स x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx plus c। ये cos इनवर्स x एज इट इज, x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब इससे आगे का स्टेप कीजिए जरा। इससे आगे वाला स्टेप जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव यानी -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड बाय x dx यानी x स्क्वायर बाय 2 dx plus c। तो x स्क्वायर cos इनवर्स x बाय 2 माइनस माइनस दोनों क्या बन गए? प्लस, और प्लस के साथ साथ 1 बाय 2 को भी बाहर निकाल दो, अंदर बचा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx प्लस। अब आती है बात कि अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। ऊपर सिर्फ x स्क्वायर है, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप चाहो तो इसको अलग से लेकर सॉल्व कर लो, आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप साथ साथ चलाकर सॉल्व कर लो, दैट इज अप टू यू। मैं एक साथ ही ले रही हूँ बेटा। देखो ऊपर जो x स्क्वायर है, अगर हम चाहें तो यहाँ माइनस लगा दें पहले,
अगर मैं बाहर माइनस ले लूं तो अंदर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस एक्स स्क्वायर है तो मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो माइनस को एक्स स्क्वायर के साथ ही रहने दो। अब +1 -1 अपनी मर्जी से कर दिया। ये छोटी छोटी मैनिपुलेशन आपको पता है हमें इंटीग्रेशन करते हुए करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा है, नीचे √1 - एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले तो माइनस का साइन इसी के साथ रखा, प्लस ले लिया था ना हमने, तो वापस इसको बैक कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर +1 - 1 इसके साथ लगा दिया। अब इस +1 - 1 को लगाने का पर्पस क्या हुआ, इससे हमें बेनिफिट क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x/2, ये तो है ही अपने पास, -1/2, एक पार्ट को बन गया 1 - एक्स स्क्वायर बाय √1 - एक्स स्क्वायर dx, 1 - एक्स स्क्वायर के नीचे √1 - एक्स स्क्वायर, और दूसरा -½ यानी +½ dx बाय √1 - एक्स स्क्वायर। देखो मैंने इसे दो पार्ट्स में बांट दिया, एक पार्ट लिया 1 - एक्स स्क्वायर के नीचे √, यानी ये वाला, और दूसरा लिया -1 के नीचे रूट। ये -1 के नीचे रूट के साथ भी -½ तो आएगा ही, ये तो कोफिशिएंट है, तो ये तो दोनों के साथ चलेगा, तो वो -½ × -1 मिलकर हो गया प्लस। तो अब आंसर बना एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x/2 माइनस 1/2 √1 - एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। आप चाहो तो इसमें एक काम और कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप साइन इनवर्स लिखो, आप कोस इनवर्स लगा के माइनस लगा दो। एक्चुअली ये चेंज क्यों कर रहे हैं हम, हमारे पास यहाँ कौन सा स्टेप चल रहा है, कोस इनवर्स चल रहा है, तो कोस इनवर्स चल रहा है तो कोस इनवर्स में भी ला सकते हो, साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज। अब इसके बाद जो है फाइनल आंसर, तो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स x/2 कैन बी डन, फिर इसको आगे लिख लेते हैं -½ कोस इनवर्स x -½ अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 7.7 में सीखा था हमने, इसका इंटीग्रेशन आता है x/2 √1 - एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना, इनमें ये जो स्टेप था ना बाय पार्ट वाला, ये एक ही बार लग रहा है। कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये स्टेप एक बार ना लग के दो बार लगता है, मतलब 2 बार भी लगाना पड़ सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जहां 2 बार लगाना होगा वहां 2 बार लगाएंगे, ठीक है। पर होता क्या है कि प्रोसीजर से यही फॉलो करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन इन क्वेश्चंस में नहीं होता हमारे पास। एक क्वेश्चन लास्ट इस पीरियड के लिए मैं दे दूं, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। देखो बेटा, यहाँ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ रहा है, इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना तो भी हम उलझने वाले हैं बहुत ज्यादा, और उसका कारण क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स x नहीं, साइन इनवर्स x का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ आप चाहो तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लो, मे बी कि आपका क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे में कैसे लगाते हैं, लगा सकते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स x को हमने t ले लिया, मैंने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, t। अगर ये है t तो x क्या बनेगा, sin t। x अगर बनेगा sin t तो dx बनेगा cos t dt। क्या चेंज किया मैंने, साइन इनवर्स x को t माना तो x बन गया sin t, dx बन गया cos t। इसको ऐसे अप्लाई करने से हमारा इंटीग्रेशन बनता है t² cos t dt। क्या अब इस t² cos t dt को सॉल्व करना बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू दिस वन, कारण इस sin इनवर्स x का होल स्क्वायर होने के कारण इसका डेरिवेटिव भी कोई बहुत आसान करने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अलजेब्राइक, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा, हाईलाइट के हिसाब से। तो t² कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस
डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt dt प्लस सी। तो ये आ गया टी स्क्वायर साइन टी, ये बन गया पूरा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t होता है, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, dt प्लस सी। अब आप देख सकते हो इसमें एक बार और लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, 2 तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ t sin t dt प्लस सी। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यानी एक बार ये रूल और अप्लाई करोगे। जब दोबारा से इसको अप्लाई करोगे तो यू विल गेट t स्क्वायर sin t माइनस 2 टाइम्स, अब इसे इंटीग्रेट करना है तो t इंटीग्रेशन sin t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt और प्लस सी को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया ना, वो सफिशिएंट है, उसे दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि कर भी देंगे ना तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, अंदर वाला कांस्टेंट प्लस बाहर वाला कांस्टेंट मिलाकर एक कांस्टेंट बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है। तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टाइम्स ये क्या बनेगा, माइनस टी कोस टी माइनस dt बाई dt यानी 1 sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t dt प्लस, तो ये आ गया t स्क्वायर sin t प्लस 2t cos t, ये दोनों मिल गए, माइनस 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 3 बार है तो माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt प्लस, ये एज इट इज इसको खोल लिया, ये आ गया -2 इंटू माइनस 3 माइनस मिलकर -2 इंटीग्रेशन cos t dt। अब वापस लास्ट स्टेप पर आ जाओ, तो लास्ट स्टेप जब आप अप्लाई करोगे तो t स्क्वायर sin t 2t cos t माइनस 2 sin t प्लस, और आगे जाए तो t स्क्वायर माइनस 2 इंटू sin t प्लस 2 टाइम्स cos t प्लस c बन रहा है। अब आप देख लो बट साइन इनवर्स t was sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो हो गया पूरा, sin t आई थिंक x था, क्यों, क्योंकि हमने sin इनवर्स x को t माना था तो x इज इक्वल टू sin t बना था, तो sin t की वैल्यू कितनी थी, x प्लस 2 sin इनवर्स x cos t हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये यहां से देखो बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, sin इनवर्स x का t तो x का sin t, तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर बन जाता है cos t। इनको अप्लाई कर दिया तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो अब इनकी लेंथ को देखकर भी आप असेसमेंट कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप 11th क्वेश्चन ट्राई आउट कीजिएगा अपने आप। 11th क्वेश्चन के केस में ये जो कोस इनवर्स है ना, कोस इनवर्स x, इसको t मानकर फिर कर लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लोग चलेंगे अब तो क्वेश्चन नंबर 15। अब 15th क्वेश्चन के बाद जो आगे के क्वेश्चंस हैं, आई शैल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, तो एक पीरियड और जो हमारा है उसमें करेंगे, अभी हैं 2-3 मिनट्स, तब तक ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस देख लो बेटा। जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 23rd क्वेश्चन, 24th जो है ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है उनको तो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ करेंगे। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो, लेकिन इसमें अब ऐसा कई बार देखने को मिलता है x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। अब ये क्वेश्चन देखा जाए
तो बाय पार्ट में जरूरी नहीं है काउंट हो। आप देखो e की पावर में x क्यूब आ गया, e की पावर x क्यूब का तो इंटीग्रेशन कहीं दिया ही नहीं हुआ, कोई इसका ऐसा केस बनता ही नहीं है। यहाँ तो हम एक ही काम करेंगे, मान लो x क्यूब है 3, तो 3x स्क्वायर dx आएगा dt, तो x स्क्वायर dx आ जाएगा dt अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर तो बन गए dt बाई 3 और आगे वाला हो गया e पावर t। अब e पावर t dt यानी 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt dt, तो ये 1/3 e पावर t प्लस c, ये आंसर आता है। अब इसमें t की जगह x की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, आराम से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी सारा काम जो है वो अब हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। और